नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत लंबे अरसे से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, अब बीजेपी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही उसका नाम सबके सामने आ सकता है। वो चुनाव 15 जुलाई तक लगभग पूरा हो सकता है, क्योंकि कल बीजेपी ने 3 राज्यों के जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें से 2 उनमें से महाराष्ट्र, वहाँ किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी है जो चुनाव कराएंगे। अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक उनको चुना गया है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो पेंडिंग था। इसके बाद बंगाल है, बंगाल में रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल में चुनाव भी होना है, बंगाल सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के लिए है, तो लिहाजा वहाँ का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और तीसरा उत्तराखंड, जहाँ उन्होंने हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी दी है कि वहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जो ज़रूरी अहर्ता है कि जो 37 राज्य बीजेपी के जो बीजेपी जिन्होंने अपने आप को बांटा हुआ है, इस पार्टी ने 37 राज्यों में, उनमें से मिनिमम 19 राज्यों में ज़रूर अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका हो, तभी वो जो केंद्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। तो ऐसे में इन्हीं को पूरा करने के लिए ये ज़्यादा एक नया कदम उठाया गया। इसमें कौन कौन है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले मुझे लगता है इस खबर से आगे बांग्लादेश पर चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसे कांटे की तरह चुभता जा रहा है भारत के यहाँ, जो अगर जिसका जल्दी ही कोई इलाज ना किया हो तो वो नासूर भी बन सकता है। और अब इलाज जो है धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अगर अलग अलग हिस्से की कल खबरें जोड़ें तो आपको लगेगा कि बांग्लादेश में काफ़ी कुछ हो रहा है जिस पर ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हेमंता बिस्व शर्मा, बीजेपी के इस मुख्यमंत्री ने अपने आप को एक ऐसा मुख्यमंत्री साबित कर दिया है जो कम से कम बीजेपी के जो मुद्दे हैं उनमें किसी भी में विचलन नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो मुद्दे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जो अवैध बांग्लादेशी इस देश में घुसे हुए हैं, और आसाम के लिए तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आसाम में इस देश ने सबसे पहले इतना बड़ा छात्र मूवमेंट देखा था जो कि अवैध आप्रवासियों के खिलाफ ही शुरू हुआ था। उसमें फिर सरकारें बनी, पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं सीखा था, या उस समय की सरकारों ने, और इस मुद्दे को उन्होंने इस तरह हवा में जाने दिया कि आज ये पूरे भारत की गले की फांस बनकर बैठ गया है। अगर आप देखें बांग्लादेश से जितने करोड़ों की तरह जो लोग बांग्लादेशी अवैध यहाँ हमारे देश में पहुँचे हुए हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से लेके इस देश की पूरी सिक्योरिटी तक के लिए खतरा बन चुके हैं। कल संसदीय समिति की बातचीत हुई जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, जो अमिताभ भी थे, जिसमें JNU के मट्टू प्रोफेसर, जो विदेशी मामलों में अता हुसैन थे, हमारे जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो कई और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था संसदीय समिति में, उसमें बांग्लादेश पर बातचीत हुई। उसमें ये पूछा गया कि आखिर क्या हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना था, 1-2 एक्सपर्ट्स ने कहा कि अब हमको आगे बढ़ना चाहिए, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के बीच में भी हमको अपना से रखना होगा और तब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेश पूरी ताकत के साथ इस समय पाकिस्तान और चीन का प्रॉक्सी बन के परेशानियां क्रिएट कर रहा है। तो ये सब अलग हुई, लेकिन एक सवाल का जवाब जब शशि थरूर, जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछा गया कि क्या बांग्लादेशियों की संख्या के बारे में जो अवैध आप्रवासन है, उस पर उनका जवाब था कि अब उसका कोई डाटा तो नहीं है, लेकिन वो संख्या कम हुई है, जो ये बताती है कि इस सरकार ने कुछ कोशिशें ज़रूर की हैं और जिनका कुछ असर भी दिख रहा है। लेकिन इन कोशिशों में अगर हम सबसे बड़ी कल की जिम्मेदारी के तौर पर देखें, क्योंकि उससे पहले ढाका में एक मंदिर, दुर्गा मंदिर बाकायदा तोड़ दिया गया, उस मंदिर को ध्वस्त करके उसकी मूर्ति को भी ध्वस्त किया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में दुर्गा मंदिर को ध्वस्त किया गया, लेकिन इस पर हिंदुओं ने बाकायदा एक वहाँ जुलूस भी निकाला, बाकायदा बात भी की, और चूँकि भारत सरकार ने कहा था कि इस पर ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश ने अपने इस मसले को, अपने अल्पसंख्यकों को ये यकीन दिलाने की बजाय कि वो वहाँ सुरक्षित है, उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और जिहादियों की सरकार एक ही शब्द अब आजकल हो सकता है, उन दोनों के लिए 2 शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने जब भारत की आपत्ति हुई तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने कह दिया, वहाँ की सरकार ने कहा कि ये रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाया गया है, और इससे पहले इसका
कारण मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे 3 दिन पहले ही कट्टरपंथियों ने, बाकायदा जिहादियों ने सरकार को ज्ञापन देकर इस मंदिर को तोड़ने के लिए कहा था। इसीलिए ये नया रास्ता निकाला, जबकि भारत सरकार ने उनको चेतावनी भी दी थी। ये ढाका के खिलकेत इलाके में था और अब बहुत सारे लोगों के बयान आपने देखेंगे वीडियो पे कि बेबस हूँ, हमारे पास पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं है। कितना दर्दनाक है। अगर हज़ारों मस्जिदें हो सकती हैं तो एक मंदिर क्यों नहीं हो सकता। एक प्रसेनजीत का नाम दिया हुआ है जिसने कहा कि हाँ, हर सप्ताह धार्मिक कार्यक्रम होता था और अब इस इलाके में कोई भी पूजा स्थल नहीं है। अब मुझे लगता है कि सरकार ने बाकायदा निंदा भी की। हमें दुख है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इसका जवाब फिर भारत सरकार ने क्या दिया, सवाल ये होता है। तो भारत सरकार ने अब उसका जवाब बांग्लादेश के डीजीएफटी ने कल 27 जून 2025 को भारत के डीजीएफटी ने एक घोषणा की कि अब भारत जूट से, बांग्लादेश के जूट और जूट से बने सामान के आयात पर अब प्रतिबंध लगा रहा। अब सिर्फ एक नहा शेवा जो वो पोर्ट है उसके अलावा अब कहीं से भी जो भारत इस तरह के सामान को आयात नहीं करेगा। यानी जो सड़क मार्ग से बहुत ज़्यादा तादाद में आता था और बाकी तमाम पोर्ट्स पर भी अगर आता था तो अब उसको स्वीकृति नहीं है, सिर्फ नहा शेवा के साथ है। और इस प्रतिबंध को और आगे बढ़ाया क्योंकि भूटान और नेपाल को जाने की छूट है, मानी ये सामान वहाँ जा सकता है लेकिन वहाँ से फिर वापस हिंदुस्तान में इसको बिक्री के लिए नहीं लाया जा सकता। ये सीधे तौर पर जो एक रास्ता कुछ समय से बांग्लादेश निकाल रहा था, जब उसके कपड़ों पर कुछ निश्चित आयात पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उसको भी बंद कर दिया गया। यानी जो लैंड रूट्स है वो कंप्लीटली बंद है और पोर्ट्स में सिर्फ एक हो गया। अगर हम इसको इस पर देखें कि इसका असर कितना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में जिस तरह का इस पहले यूनुस के आने से पहले जिस तरह का उछाल था, जिस तरह वो आगे जा रही थी, बल्कि ये मजाक होने लगा था कि अब बांग्लादेशी भारत में क्यों आएंगे क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तो भारत से बेहतर है, लिहाजा भारतीयों को वहाँ अवैध प्रवासन होगा। वो अब इस तरह यूनुस के आने के बाद पूरी तरह तबाह हो गई है। वहाँ के बहुत सारे जो कपड़ा मिल्स और जो चूँकि सबसे बड़ा उसका निर्यात कपड़े का ही है, वो सब वो बच्चों के जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे जो अवैध तौर पर मजदूरी कराई जाती है उसका वो फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन अब इस पर जैसे ही सरकार आई है जिहादियों की, इसके बाद इस पर बैन लगना शुरू हुआ तो अब बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में वो फैक्ट्रीज़ लगा रही हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उससे हुआ। और अब ये जूट का जो है भारत ने 2024 में बांग्लादेश से लगभग 87.2 मिलियन डॉलर का जूट, फ्लैक्स, स्टाफ, वेस्ट का इस्तेमाल किया था। और रॉ जूट अलग था जो लगभग 2023 से 2024 के बीच में 11,577 पानी के जहाज़ों में आयात किया गया था, जो कि 47% बढ़ोतरी थी। और भारत में जूट और स्थानीय मिलों के लिए ये बहुत ज़रूरी इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन जब भारत अगर इस पर रोक लगाता तो भारत में जो हिस्सा बांग्लादेश के और माफ़ कीजिए बंगाल के इलाकों में, वहाँ इस खेती को फ़ायदेमंद माना जा सकता है, उसको फ़ायदा मिलेगा। और हाल ही में ये स्मगलिंग और कोस्ट आर्बिट्रेज दोनों को वो रोकने की कोशिश की है और इससे भारत का जो 1 से 2 हज़ार करोड़ रुपए का जो कारोबार था वो भारत उसको घरेलू निर्यात में बढ़ा सकता है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये उसको एक बड़ी चोट के तौर पर है, क्योंकि लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत की उसको कोई असर दिया जा सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान के सहारे एक पूरा ताकतवर बनता हुआ बांग्लादेश अपने आप को ये मान रहा है कि वो अब इस इलाके में भारत का मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह के ख्वाब उनके जो हैं आप देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चोट अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस समय अगर मैं ये कहूँ कि हेमंता बिस्व शर्मा ने पहले पुशबैक की पॉलिसी है और उन्होंने पहले कैबिनेट कल मीटिंग ली और मीटिंग के बाद उन्होंने फिर से एक नया वो जो प्रस्ताव है वो रखा है और उसको तय किया है। वो बहुत ही मजबूत तरीके से, क्योंकि वो देख रहे हैं लगातार एक इकोसिस्टम, दिल्ली के लोग जो दिल्ली में बना हुआ इकोसिस्टम है वो वहाँ आसाम में भी हेमंता बिस्व शर्मा की राह कमज़ोर करने में लगा हुआ है। और क्योंकि वो अदालतों पर मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन पहले जो नया बिंदु हेमंता बिस्व शर्मा ने जोड़ा है, उसने कहा है कि राज्य सरकार 18 साल से अधिक के लोगों के लिए आधार बनाने के लिए डीसी की पूर्व मंजूरी पर विचार कर रही है। यानी डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसी की मंजूरी से कोई 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का कार्ड बनेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं या वो जो अभी न्यूबॉर्न बेबी हैं उनके
तो बन सकते हैं, लेकिन 18 साल से ऊपर का जो वो आधार कार्ड है उसके लिए पहले डीसी अफसर से परमिशन मिलेगी, तब वो बनेगा। और इसका कारण ये कहना है कि स्थानीय लोगों को तो लगभग पहले ही सबको मिल चुका, किसी के पास नहीं, अब केवल बाहरी लोग हो सकते हैं। यानी चूंकि जो आधार कार्ड अब बहुत सारी चीज़ों के लिए बचपन से ही ज़रूरी हो गया, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो चाहे वो, तो लिहाजा ज़्यादातर जो भारतीय हैं उनका आधार कार्ड बन चुका है। और ये जो 18 साल के बाद के आधार कार्ड बनते हैं ज़्यादातर घुसपैठियों के होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो 18 साल के बाद कर रहे हैं, उनका कहना यह था कि लगभग सारे ही बांग्लादेशी हैं, लिहाजा जो हिंदुस्तानी होगा वो डीसी की जांच में उसको मिल जाएगा, जो नहीं होगा उनका पता चल जाएगा, और इससे अवैध प्रवासियों की बाहर। उन्होंने कहा बर्थ सर्टिफिकेटों की जो रेट्रोस्पेक्टिव यानी पिछली तारीखों से जो जारी है वो भी अब डीसी की मंजूरी होगा, क्योंकि इससे जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र आधार के माध्यम से बनते हैं उस पर भी रोक लगेगी। तो ये एक के बाद एक उन्होंने ये कहा कि हम लोग 15 से 20-30 लोगों को रोज पुशबैक कर रहे हैं, यानी जो बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान हो रही है और उनको तुरंत जो है बिना किसी उसके कि भाई आप जो है लंबे समय तक हिंदुस्तान के अदालतों में खेलते रहिए और उसके बाद हिंदुस्तानी पैसे से जो कि टैक्स पेयर का पैसा है उससे आप चूंकि आप कैंप में चले जाते हैं, फिर आपकी सारी जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, और सरकार का तो कोई अर्थ होता नहीं, वो तो हमारे ही पैसे से जो भी होता है उसका नियमन होता है, तो वो पैसे से मिलता है। जैसे उनके बच्चों को भी आपको पढ़ाना है, जैसे आपने यहाँ दिल्ली में देखा किस तरह से कोर्ट के आदेश पर रोहिंग्यास के बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिए गए, जबकि उनका आना अवैध है पूरी तौर पर। इसके बावजूद कई सारी मानवीय और उन सब के आधार पर कोर्ट जो है इन सबको पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा। अब उन स्कूलों में कोई पैसा किसका जाता है, तो आम जनता का पैसा है। तो उस चीज़ से लगातार बचाव के लिए कम से कम आसाम ने इतना सुदृढ़ एक नया तरीका अपनाया है कि वो सीधे पुशबैक कर रहा है। जिनकी पहचान हो रही है उनको नो मैंस लैंड में ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है। बांग्लादेश की जिम्मेदारी है वो उनको कैसे संभाले। अब इसके लिए अब उनके खिलाफ इकोसिस्टम क्या हो गया, क्योंकि जब इतना ज़बरदस्त तरीके से कोई काम चल रहा है तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो वहाँ ऑल BTC यानी माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन है जो ABMSU है, उसने याचिका दाखिल करके इस पुशबैक नीति के खिलाफ ही उन्होंने कह दिया कि यह असंवैधानिक है। इस पर है याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा जो भारतीय ज़मीन पर पहले से मौजूद हैं। और इसके लिए कौन लड़ाई कर रहा है, मतलब जो इस पर एक कानूनी आपत्ति है जो कौन पहुंचा होगा आप सोचिए। इस पर संजय हेगड़े साहब पहुंचे, सीनियर लॉयर। आप अक्सर उनको देखते हैं अलग अलग मसलों पर इस तरह के अक्सर वो खड़े होते हैं। उन्होंने अदालत को कहा कि भारतीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो पुशबैक को वैध ठहराती हो। कानूनी तौर पर केवल वही विदेश जिसे सीमा पर रोका गया, जिसे प्रवेश से पहले अनुमति ना हो, उसे रोका जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति पहले से ही देश में मौजूद है उसे न्यायिक प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता। जबकि सरकारी वकील ने सीधे तौर पर कहा, जेवजी सैकिया ने, कि याचिका स्पष्ट है और याचिकाकर्ता को वैध स्टैंडिंग नहीं, यानी उनको इसमें खड़े होने का कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं बनता। मेंटेनेबिलिटी पहले उनको साबित करनी चाहिए कि उनका कोई आधार है कि नहीं। अब ये जो दोनों कार्रवाइयाँ हैं इनके लिए कलेक्टर की अनुमति ज़रूरी, चाहे वो पुशबैक वाला हो, उसमें भी जो जान पहचान की राजनीति है कि भाई किस तरह से वो उसका यहाँ रहना है, और ये पूरी तरह अस्मिता की पहचान की रक्षा के लिए हो रही है। और इसके बारे में NRC की असफलता, कोर्टों की अस्पष्टता और विदेशी ट्रिब्यूनल जो थे उनकी असंगत जो कार्य प्रणाली है उसके चलते इस पॉलिसी पर जोर दिया गया है। भारत में हालांकि आधार आप जानते हैं कि कोई नागरिकता का आधार नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत सारे कार्यों के लिए, इसीलिए उसको मुझे लगता है कि जो उसको अधिकार दिए जा रहे हैं उसके तरीके से इनको रोका जा सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि अब उनके पास इससे उन लोगों को भी दिक्कत होगी जिनके पास कागज़ नहीं थे, क्योंकि ये सारे आप सुन चुके हैं NRC में, CAA के विरोध में ये तमाम बातें यहाँ आकर तमाम लोग कह चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उससे बहुत कुछ अब फ़र्क पड़ेगा। दरअसल इस समय जो वो कर रहे हैं, कम से कम अगर ये कहा जाए जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा इस समस्या से निपट रहे हैं, तो बाकी तमाम लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा कम से कम बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, जिसके लिए वो सरकार चुनी गई और जिसके लिए असम आंदोलन हुआ था, असम छात्र आंदोलन जिसमें आंसू बनी थी, ऑल स्टूडेंट असम स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन जो बनी थी, मुझे लगता है कि वो उन सब के
मनोमुताबिक ये काम हो रहा है, क्योंकि आसाम में ये असमिया पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा संकट था। बांग्लादेश जो चुनाव के साथ शुरू हुआ था, मैं उस पर एक डिटेल कर चुका हूं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अब हम लोग वापस चलते हैं अगली खबर की तरफ। खबर वही कि किस तरह से बीजेपी को अपना एक अध्यक्ष की तलाश है। इतने लंबे समय से जेपी नड्डा जब आए थे, उनके बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया, यानी उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद एक एक्सटेंशन दिया था। अब वो एक्सटेंशन अब तक चल रहा है, 23 में खत्म हो जाना चाहिए। लगभग 3 साल का उनका कार्यकाल था, तो ये एक दूसरा कार्यकाल लगभग पूरा उनका हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सारे चुनाव होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो अगले अध्यक्ष तक, वो 26 तक जो हो जाना था, ये आधा साल गुजर चुका है, तो लगभग वो कर चुके हैं। नड्डा जनवरी 2020 में बने थे और उसके बाद से 23-24 में जब कार्यकाल खत्म हुआ, तब पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के कारण विस्तार दे दिया था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो लिहाजा लंबे समय से बीजेपी में इस अध्यक्ष पद को लेकर विपक्षी आलोचना भी थी और कई सारे सवाल खुद उनके समर्थक भी उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। हालांकि आम आदमी को अध्यक्ष या उससे बहुत ज़्यादा राबता नहीं होता है, उनकी नज़र में तो देश के प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष भी हैं और शाह उनके रणनीतिकार हैं, लेकिन फिर भी जो एक पार्टी की प्रक्रिया है और लोकतंत्र का तकाजा जो होता है, उसमें अध्यक्ष का चुना जाता है। अब पार्टी संविधान के अनुसार जो था, क्या दिक्कत आ रही थी कि पार्टी संविधान के ये चुनाव तभी हो सकता था जब आधे से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव हो चुके हों। मैंने आपको इस खबर की शुरुआत में बताया था कि बीजेपी में अभी तक सिर्फ 14 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव हुए हैं। 19 राज्य मिनिमम चाहिए ताकि यह प्रक्रिया पूरी हो, शेष में अब चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जो बीजेपी के सबसे हार्डकोर, सबसे ताकतवर राज्य थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें अभी तक कोई अध्यक्ष पद के लिए कोई चुना नहीं गया। यानी उन्हीं राज्यों में जो इशारा ये करती है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है, चाहे वो संघ और पार्टी के बीच में हो, चाहे वो पार्टी के अंदरूनी नेताओं के बीच में हो, जिसके चलते चूंकि बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो एक सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष या सर्वसम्मति से काम करने वाली पार्टी की अपनी छवि को बचाए रखना चाहती है। इसके चलते कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह की दुविधाएं वहां देखने को मिलती हैं कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं हो पा रहा है। चूंकि यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में लंबित है, उन्हें एक हफ्ते में अपनी प्रोसेस, यानी इस चुनाव के लिए प्रोसेस पूरे करने के लिए कहा गया, तभी फिर पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। बीजेपी में आमतौर पर यह अध्यक्ष का चुनाव जो है उस पर होता है, पहले जिला स्तर के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, फिर मंडल, फिर जिला और फिर राज्य स्तर के प्रमुख चुने जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद उस पर मोहर लगाती है। अब अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग एक बार पहले भी इस पर कर चुके हैं, लेकिन इसमें नई चीज़ें बहुत सारी आ रही। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि कम से कम बीजेपी से इस तरह की आप लीक की उम्मीद ना करें कि कोई अध्यक्ष के बारे में कोई बिल्कुल सही बोल सकता है, क्योंकि अभी तक तो जो बीजेपी को इतने सालों से कवर करने वाले लोग थे, उनके और जो अपने आप को सूत्रों के बहुत करीब मानते थे, उन लोगों के भी सारे अनुमान अक्सर गलत साबित होते हैं। बीजेपी जब इस तरह की कोई घोषणा करती है तो उनके सूत्रों का क्या स्तर उसमें होता होगा, ये भी आप अपने से सवाल लगा सकते हैं। मैंने भी 25, 26, 27 साल इस पूरे एक्टिव फील्ड में रहे हैं। हालांकि पार्टी के तौर पर बीजेपी को कवर उस तरह नहीं किया। हालांकि जब एडिटर होते हैं तो आपके सभी पार्टियों के बड़े नेताओं से बातचीत होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं कभी ये रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ, कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, कि कोई अपनी तरफ से नाम देने की कोशिश की जाए। लेकिन वहाँ जो इस समय नाम है उनमें भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर, गजेंद्र शेखावत, किरण रिजिजू जैसे नामों पे अक्सर बातचीत होती है। मैंने ये कहा कि कोई इसमें कोई पूरी पार्टी के अंदर मीटिंग में हुई या नहीं हुई, ये पार्टी के दफ्तरों में चर्चा रहती है। और भूपेंद्र यादव को मैंने आपको बताया था कि वो अमित शाह के बहुत करीबी हैं, संगठन का आदमी माना जाता है, मुख्य का चुनाव के काम ले चुके हैं। लेकिन मुझे चूंकि चुनाव में ये भी जैसे मनोहर लाल खट्टर या इन लोगों का कहा जा रहा है, उसमें इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब जो भी बीजेपी करना चाहेगी वो आने वाले चुनाव के आधार पर करना चाहेगी। एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर महिला नाम चलने की बात थी, तो उसमें घूम फिर के एक ही नाम लोग लेते रहे कि वो स्मृति ईरानी हो सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राजनीतिक परिदृश्य से थोड़ा दूर है। इसके बाद कुछ लोगों ने अनुराग ठाकुर का नाम भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनको दूर किया गया, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक के बाद दूसरा उसी राज्य से हो, और ऐसा कोई वहाँ उनको बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि उससे उनको बीजेपी को कोई बड़ा हित साध रहा हो, तो इसलिए उसको तो दूर की कोड़ी माना जा रहा है। लेकिन अभी तक आरएसएस और उसके बीच में कोई एक नाम इस तरह का सामने नहीं आया। ये मैं नहीं कहता कि उनमें चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये तो मैं
कह सकता हूं कि उनमें पूरी तरह से चर्चा हो चुकी होगी। और जब ये नियुक्त किए गए हैं पर्यवेक्षक 3 राज्यों के लिए, तो उस वक्त तक एक खाका बना चुके होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कम से कम ये मालूम है। और वो पार्टी का एक जो औपचारिक जो भी तरीका होता है उसको फॉलो करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो अब अलग अलग जो चुनाव के लिए दिक्कतें क्या थी कि ये माना जा रहा था कि कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा एक्टिव प्रेसिडेंट होना चाहिए जिसका जमीन में भी आधार हो, यानी इस तरह का नेता हो जिसको जमीन में जनता जिससे वोट भी, जिसके नाम पर भी वोट देती हो। दूसरी तरफ लोगों का कहना यह था कि चूंकि उसको सिर्फ रणनीति और उस तरह से काम करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी तो मोदी और शाह की है, या जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको जिता के लाना है। इसीलिए कोई ऐसा रणनीतिकार होना चाहिए जिसको कागज पर रणनीति, ऑफिस की रणनीति और ग्राउंड की समझ हो, भले ही वो ग्राउंड में नेता हो उस तरह ना हो। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर तैयारी होगी। तो अब जो नाम आ रहे हैं उनमें एक नाम मुझे लगता है कि ये भी बड़ा नाम हो सकता है कि साउथ से क्या कोई होगा, क्योंकि साउथ के लेकर बहुत बार बार चर्चा आ रही है। हन्ना मलाई हालांकि अभी यहाँ आए हैं, मुझे उम्मीद कम है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि उन्हें पार्टी को ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो उसके बाद उनको इतनी ताकत पे ले जाना, और ख़ास तौर से जबकि तमिलनाडु में उनको इसीलिए हटाया ही गया है कि AIMDMK ने ये शर्त रखी थी। और अभी ये चुनाव जो होना है उसमें तमिलनाडु के इलेक्शंस में अगले उसमें AIDMK के साथ मिलकर लड़ने की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि ये भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर जो उन लोगों का कहना यह है कि राज्यों की चुनाव प्रक्रिया में हम लोगों ने पूरा कर लिया है, जुलाई के मध्य तक हम नेता चुन लेंगे। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि जो बचे हुए बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सब अपना चुन लें, ये पूरी प्रक्रिया अपनी पूरी कर दें 1 हफ्ते में, ताकि उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से जो अध्यक्ष चुना जाना है उसी की बात हो रही है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सहमति तो हो, लेकिन उससे पहले उस पर पार्टी में सहमति बन चुकी हो जो संघ के साथ है। संघ इस वक्त एक ऐसे अध्यक्ष की ज़रूर कल्पना कर रहा है कि अध्यक्ष ऐसा हो जो नीतियों को, संघ की जो नीति है, जो विज़न है, उसको सरकार के साथ लगातार उनके आदमी के तौर पर भी बताता रहे, और सरकार की पोजीशंस को वहाँ, क्योंकि नड्डा के साथ जिस तरह से संघ का अनुभव बाद में बहुत खट्टा हुआ, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि संघ की ज़रूरत नहीं है ठीक 2024 के चुनाव से पहले, और उस बात की संघ में बहुत बड़ी नाराज़गी देखी गई थी, जिसको बाद में वापस भी लिया गया था इस बयान को। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि नड्डा को अगर हम लोग देखते हैं तो नड्डा ना तो मुझे लगता है कि वो ज़मीनी स्तर के नेता थे, उनको कोई ग्राउंड पर पकड़ रही हो ऐसा भी नहीं था, और उनकी रणनीति भी कम से कम हम लोगों ने, या तो ये कहा जा सकता है कि जब मोदी और योगी दोनों इतने बड़े टॉल लीडर हों तो तब ये नहीं मान सकते कि हम लोग कि वो उनके सामने कोई एक अध्यक्ष आके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, वो तो नहीं लगता मुझे। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी तो थी कि वो कोई अच्छा कार्यकाल इस तरह से अपनी छाप छोड़ पाते, तो मुझे नहीं लगता कि वो है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है जिन लोगों से बात है कि अब पूरी तरह से सहमति बन चुकी है, वो नाम फाइनल हो चुका, बस अब उसकी घोषणा बाकी है। चूँकि 2 बार बढ़ाया गया था, मैं आपको बता चुका, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू। लेकिन किरण रिजिजू मुझे लगता है एक बेहतर नाम है, अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं उनको पहली पंक्ति के नेताओं में रखूँगा, जिन्होंने पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर के जो एक चेहरे के तौर पर, यहाँ अगर आपको याद होगा कभी PS संगमा को हम लोग एक लीडर के तौर पर इस तरह पहचानते थे, जिनके चेहरे को उससे पहले आसाम के तरुण गोगोई भी ज़रूर कुछ फेमस थे, लेकिन PS संगमा जब स्पीकर बने थे तो घर घर का नाम बन गए थे मेघालय के PM संगमा। उनके बाद किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, बहुत ही उनके मंत्रिमंडल, अगर आप उनके काम की शैली देखेंगे, चूँकि हम लोगों ने उनको बहुत करीब से, जब वो पहली सरकार में गृह राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया था होम मिनिस्ट्री में, तो उनके काम की उसको देखा
जा सकता है कि बहुत मेहनती, जुनूनी और चीज़ों की डिटेल्स में जाने वाले लीडर हैं, तो उनका भी नाम हो सकता है। लोग तो अक्सर विनोद तावड़ी जी कह रहे हैं कि उनको लाया इसलिए गया था कि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि, वो लंबे समय से संगठन में है, आरएसएस के साथ भी उनका एक अच्छा रेपो है, तो उनको भी किया जा सकता है। सुनील बंसल का नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जब यदि बीजेपी कोई इस तरह से चाहती होगी कि पूरा ही वो बदलाव की भूमिका में होगी, तो शायद सुनील बंसल को लाया जा सकता है। लेकिन मंत्रिमंडल के किस चेहरे को लाया जाएगा, इस पर भी चर्चा है। फिर मंत्रिमंडल में भी चेंज होगा, फिर मंत्रिमंडल में सफल हो सकता है, इस तरह की बातें होंगी। लेकिन आपको मालूम है कि पत्रकारों के सोर्स से आजकल तो खबरें ऐसी ही आती हैं कि पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई भी उनकी खबर कम से कम मंत्रिमंडल के विस्तार की तो सच नहीं साबित हुई थी। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि खबरें तो और भी कई बहुत ही सही खबरें थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसका को यहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर वो कोई और खबरें हैं तो मुझे जिस तरह से आप लोगों के सुझाव मिल रहे हैं उसमें कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी हम बना के डाल सकते हैं। तो अलग अलग खबरों को मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में डाल सकूं, 5-5, 7-7 मिनट के, वो भी कोशिश करेंगे ताकि रीच बढ़ सके। और मैंने कल एक वीडियो किया है, अगर आपने चूँकि उसको देर रात में हम लोगों ने अपलोड किया था, लेकिन वो वीडियो बेहद अच्छा है। किस तरह से धर्मनिरपेक्ष और सोशलिज्म, इस सवाल को खुद अंबेडकर ही सुलझा चुके थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस राजनीतिक फायदे तुष्टीकरण के लिए इनको डाला था, अब राहुल गांधी उनकी रक्षा करने के लिए खुद उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। B.R. अम्बेडकर का उनको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब वो संविधान की बात करते हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, अगर वो इतिहास से वाबस्ता नहीं है तो उनको पढ़ना चाहिए, है तो इस तरह की खतरनाक कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जिस पर तलवार बनकर टूटे थे, जिन शब्दों पर, उनको उन्हीं शब्दों की आप ढाल उनको बना दें। तो मुझे लगता है ये वीडियो अच्छा था, आप उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।